नमस्कार, मैं हूं बदलता और इस वक्त पर आप देख रहे हैं अटल टीवी। जैसा कि देखने को मिला है कि बिहार चुनाव में इस वक्त पर तमाम तरह की बातें होती हुई नजर आ रही, क्योंकि जो पहले चरण का मतदान था वो हो चुका है और वोटिंग भारी संख्या में हुई है। वही दूसरे चरण के या यूं कहें कि अंतिम चरण के चुनाव के लिए अब देखने को मिल रहा है कि लगातार अभियान तेज हो चुके हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और राहुल गांधी, सभी लोग इस वक्त पर बिहार में पहुंचे हुए थे। शुक्रवार को देखने को मिला कि जोरों शोरों से ये जन अभियान चले हैं और उसके बाद ही तमाम तरह के कयास लगाए जा रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि इस बार कुछ मामला पलटता हुआ नजर आएगा। फिलहाल आज इस सारे मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है बीजेपी प्रवक्ता अविनाश मलिक जी, सपा से प्रवक्ता है नीसब जैदी जी और थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ेंगे दयाराम भार्गव जी, जो कि सुभाषपा से प्रवक्ता है। इन सभी लोगों से जानेंगे कि आखिरकार बिहार का चुनावी समीकरण क्या कुछ कहता हुआ नजर आ रहा है। अविनाश जी, आपसे शुरुआत करते हैं। जिस तरह से देखने को मिला कि शुक्रवार को भारतीय जनता पार्टी की तरफ से या यूं कहें कि एनडीए की तरफ से चुनाव प्रचार किए गए हैं और ये कहा जा रहा है कि आगे की जो चीजें होने वाली है वो पूरी दिशा बदल देगी। क्या मानना है आपका, कल के चुनाव प्रचार के बाद क्या कुछ नया देखने को मिलेगा? जी। देखिए, ये तो स्पष्ट दिख रहा है। बिहार प्रदेश की अगर बात कर ली जाए तो बिहार प्रदेश को मैंने देखा है, पूर्ण रूप से समझा है कि किस तरीके से बिहार प्रदेश के लोगों का मिजाज है। और ये बिल्कुल स्पष्ट है, पूर्ण रूप से बिहार के नागरिक, बिहार के लोग, बिहार के निवासी जनता दल यूनाइटेड के साथ हैं, एनडीए के साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। नीतीश कुमार जी का नेतृत्व तो अभूतपूर्व है। और नीतीश कुमार जी के मार्गदर्शन में जिस प्रकार से बिहार प्रदेश चल रहा है, पूर्ण रूप से नीतीश जी के नेतृत्व वाली सरकार सेकुलर सरकार है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी सबको इक्वली ट्रीट, बराबरी के साथ किया जा रहा है। उसके साथ साथ हाँ जी। अगर नीतीश जी के नेतृत्व की बात कर ली जाए, अद्भुत नेतृत्व है, अकल्पनीय है और अलौकिक है। और स्पष्ट रूप से वो धरातल पे चीजें दिख रही हैं। जिस तरीके से आज लॉ एंड ऑर्डर पूर्ण रूप से अच्छा है, लॉ एंड ऑर्डर ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर की कोई समस्या नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि बिहार प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी जेडीयू की सरकार आ रही है, नीतीश जी की सरकार आ रही है, इसमें किसी रूप में कोई शक नहीं है। और उसके साथ साथ जहां तक विषय एक तरीके से आरोप प्रत्यारोप का, कौन क्या आरोप लगा रहा है, क्या आरोप नहीं लगा रहा है, वो अपने तरीके से कह सकते हैं। लेकिन ये बिल्कुल स्पष्ट है कि बिहार प्रदेश में विकास हुआ है। रूरल डेवलपमेंट हुआ है, अर्बन डेवलपमेंट हुआ है, हेल्थ सेक्टर में डेवलपमेंट हुआ है, एजुकेशन सेक्टर में डेवलपमेंट हुआ है। हर सेक्टर का विकास हुआ है पूर्ण रूप से। हर क्षेत्र में विकास हुआ है। सड़क परिवहन के क्षेत्र की बात कर ली जाए या फिर एक तरीके से पर्यटन के क्षेत्र की बात की जाए, टूरिज्म की बात कर ली जाए, तो पूर्ण रूप से बिहार प्रदेश को विकसित करने का, बिहार प्रदेश को नंबर एक प्रदेश बनाने का, आगे बढ़ाने का निश्चित रूप से नीतीश जी के नेतृत्व में काम हुआ है। और नीतीश जी पूर्ण रूप से सेकुलर नेता हैं, ईमानदार नेता हैं, किसान नेता हैं, सोशलिस्ट नेता हैं, लोहियाइस्ट हैं, सच्चे समाजवादी हैं। इसमें किसी रूप में कोई इफेंट बट नहीं है। और उसके साथ साथ अगर नीतीश जी की बात कर ली जाए, पूर्ण रूप से मैं समझता हूँ जिस तरीके से नीतीश जी का लंबा राजनीतिक अनुभव रहा, उसमें एक पैसे का, एक रुपए का भ्रष्टाचार का आरोप उनके ऊपर आज तक नहीं रहा। ये सर्वविदित है। और उसके साथ साथ जहां तक विषय सुशासन बाबू की जो उनकी इमेज है ग्राउंड लेवल तक गई हुई है, उसका निश्चित रूप से लाभ मिल रहा है, मिलेगा, इसमें कोई इफेंट बट नहीं है। और उसके साथ साथ जहां तक विषय है नीतीश कुमार जी का, तो चौधरी चरण सिंह जी के नेतृत्व में उन्होंने काम किया है। और जिस तरीके से बात कर ली जाए, लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी के नेतृत्व में उनका आंदोलन रहा, आंदोलन में वो शरीक रहे। 1975-77 के मध्य में लोकतंत्र की विजय का जो आंदोलन रहा, पूर्ण रूप से वो उसमें शरीक रहे। और जिस तरीके से विषय एक तरीके से लोकतंत्र की विजय का, तो 1975-77 के मध्य में जिस तरीके से इमरजेंसी को इम्प्लीमेंट करने का काम किया गया था, वो भी सब लोगों ने देखा। और उसके विरोध में नीतीश जी का अहम रोल रहा, अहम योगदान रहा, वो भी सबके मध्य में है। और उसके साथ साथ अगर बात कर ली जाए विपक्ष की, आरजेडी की, तो ये लोग नीतीश जी के मुकाबले किसी रूप में कहीं नहीं ठहरते हैं, ये बिल्कुल स्पष्ट है। एक तरफ भ्रष्टाचारी हैं, एक तरीके से जातिवादी लोग हैं, परिवारवादी लोग हैं, क्षेत्रवाद, भाषावाद के आधार पर काम करने वाले लोग हैं। तो दूसरी ओर नीतीश कुमार जी हैं, नीतीश जी का नेतृत्व है और पूर्ण रूप से उनकी छवि है और स्पष्ट रूप से उनका जो एक तरीके से उनकी कार्यशैली है वो सर्वविदित है। प्राइवेट सेक्टर में आज इन्वेस्टमेंट आ रहा है, बिहार प्रदेश आगे बढ़ रहा है और निश्चित रूप से वहाँ एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है प्राइवेट सेक्टर में, क्योंकि इन्वेस्टमेंट आ रहा है। तो और अच्छा लॉ एंड ऑर्डर है, अच्छी ऊर्जा व्यवस्था है, अच्छी स्टेट गवर्नमेंट की पॉलिसी है इन्वेस्टर्स के प्रति। और एक तरीके से अगर स्टेट की बात कर ली जाए, तो पूर्ण रूप से अच्छी सड़कें हैं। और इन चार चीजों के आधार पर प्राइवेट सेक्टर में इन्वेस्टमेंट आता है, इन्वेस्टर्स आते हैं और आज आ रहे हैं। और प्राइवेट सेक्टर में जब रोजगार मिल रहा है तो बेरोजगारी समाप्त हो रही है। और जो रोजगार की तलाश में अन्य राज्यों में जाते थे, एक तरीके से उनका जो वहाँ पलायन की एक बड़ी समस्या थी, आज जो पलायन नहीं हो रहा है रोजगार की तलाश में। और बाकी जो पलायन हुआ था भय के कारण से, डर के कारण से, हत्या धमकी के कारण से,
रंजिशों के कारण से वो भी आज लोग उल्टे आ रहे हैं अन्य शहरों से, जी ये भी स्पष्ट है। अविनाश जी आप जी अविनाश जी आप लगाएंगे। मैं सर जिस तरह से देखने को मिला है कि लगभग 65% तक की वोटिंग हुई है, तो क्या इन सारी चीजों से क्या कुछ उछाल देखने को मिलेगा? क्या कुछ पलटवार होगा या फिर एक बार फिर से रिपीटिशन जैसा काम होगा? आपको क्या लगता है? देखिए रिया जी, मैं भी सुन रहा था आपके अविरल जी महाराज को, जिस तरह से उन्होंने बिहार की गवर्नमेंट के बारे में अलौकिक, अकल्पनीय, अकात्मिक, मतलब जिस तरह की दैव शक्ति की तरह उन्होंने प्रस्तुत किया, उनके जो वर्ड थे जो मैं सुन रहा था भाई, उसके लिए मैं उनको बहुत बहुत बधाई दूंगा। कि मतलब जिसको कहा जा सकता है कि जिन, उर्दू में हमारे यहाँ कहते हैं कि जिन अल्फाजों से नवाजा, अगर वाकई मुझे ये लग रहा है कि ये सरकार इतनी ही अकल्पनीय और इतनी ही जो, अगर मुझे लगता है कि दैवीय और उतनी ही चमत्कारिक सरकार है, तो सेंट्रल के मिनिस्टर को खड़े होकर के फिर ये सब कहने की क्या जरूरत कि वोट डालने मत निकलने दो, फिर ये कहने की क्या जरूरत पड़ गई कि गोली चला दो। मैंने देखा कि बिहार के डिप्टी सीएम कह रहे थे कि गोली चला दो, ये गोली बंदूक लिए खड़ा है, इसीलिए खड़ा है जनता पर, वोटर्स पर गोली चला दो। तो ये जरूरत क्यों पड़ी? मुझे लगता है कि जो कुछ बातें कही हैं हमारी अविरल जी ने, वो काल्पनिक ज्यादा है, धरातल पर कर्म है। ऐसी कल्पना मात्र की जा सकती है कि अगर कोई सरकार हो तो निरंतर प्रयास हो कि इसी प्रकार चले, जिस प्रकार अविरल जी ने तारीफ करी है, जिस तरह से जी उद्घोष किया है, जिस तरह से उन्होंने महिमंडन किया है, महामंडन किया है हमारे नीतीश बाबू जी का, के जिनके बारे में उन्होंने बताया कि मुझे लगा कि जैसे किसी अवतार पुरुष के बारे में बता रहे हों। तो उस जी तरह से ये मुझे लगता है कि ये कल्पना मात्र है। अगर इस तरह की सरकार चलती है तो फिर ये जो मर्डर हो गया, एक आदमी दिन दिहाड़े मार दिया गया, ये बिहार मुझे सोचने पर मजबूर हो गया कि जो रिया जी आज आप डिबेट कर रही हैं, ये किस प्रदेश की हो रही है? या ये आसमानों में कोई एक जिला और विभाग बनाया गया है भारतीय जनता पार्टी द्वारा कि वहां डिबेट की जा रही है? अरे दिन दहाड़े एक आदमी मार दिया जाता है और उसके बाद जो लोग उसको मारने में जिनका नाम आता है, जिनको जेल भेजा जाता है, जी उसके लिए आपके एक केंद्र के मंत्री खड़े होकर के लल्लन सिंह ये कहते हैं कि इस तरह से हमारे लोगों को फंसाया जा रहा है, बेगुनाह यहाँ किसी की जान चली गई, कोई व्यक्ति मारा गया, उसके प्रति सहानुभूति कम दिखती है। जो आदमी जी उसमें लिप्त पाए गए, जो जेल भेजे गए, जिस प्रकार उन्होंने उसको स्मरण करके और उसकी बातों को उन्होंने बयान किया पजवे के बीच में, पब्लिक के बीच में, तो उसका एक आधा परसेंट भी उस दुलार चंद यादव परिवार के लिए सहानुभूति थोड़ा सा इस्तेमाल कर लेते, तो मुझे लगता कि यहाँ पर जी सुशासन है, यहाँ पर जो किया गया कृत्य है उसके प्रति संवेदना है, उसके प्रति गहरा शोक और दर्द है, न कि इसके विपरीत दिखाई दिया। और बिहार के अंदर आपने देखा कि एक व्यक्ति अस्पताल में रहता है पुलिस की कस्टडी में, वो भी बिहार का ही शासक था, जिसे गोलियों से भून दिया जाता है। इस तरह से जी तमाम ऐसी घटनाएं बिहार के अंदर हुई। मुझे लगता है अविरल जी तक ये बातें पहुंची नहीं है, हालांकि पहुंचना जी चाहिए। आज का युग है मोबाइल का और इंटरनेट का, हर व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए। और जो बदलाव की बात है, देखिए, बिहार में आज भी गरीबी रेखा उतनी ही है जितनी थी और उससे बढ़ गई है। अगर आप बिहार की जीडीपी निकाल करके देखें, अगर आप इंटरनेट पर चेक करें, तो वो भी बहुत पिछड़ गया है। हमारे देश के अंदर शिक्षा बहुत पिछड़ चुकी है। प्रदेश के अंदर, बिहार के अंदर जिस तरह से भुखमरी का हालात है, बिहार के अंदर भी किसान बदहाल है। मैं आपको बताऊं कि मुझे कई जगह के फोटो आए जहां पर लंबी लंबी लाइनें लगी हैं कि जिनको वहां पर जो है वो खाद मुहैया नहीं हो पा रही है। तो इस तरह जी से बिहार में तमाम चीजें हैं जिनको अगर गिनाया जाए तो काफी समय गुजर जाएगा। तो इन सब चीजों को बदलने का समय आ गया है। आप अच्छे मेडिकल कॉलेज दें, आप मेडिकल कॉलेज पर बात करें। ये क्यों नहीं होता है रिया जी? इतना काम करने वाली सरकारें आखिर उनकी सुई एक ही पंथ पर क्यों नहीं रुक जाती, एक संप्रदाय पे ही क्यों रुक जाती है, एक ही लोगों की बात की जाती है? उत्तर प्रदेश से माननीय योगी जी जाते हैं तो वो भी एक ही प्रति समुदाय के प्रति आक्रोशित भाषण देते हैं और उसी को प्रवोक करते हैं। पूरे बिहार के अंदर
इतनी जगहों पर चुनाव हो रहा है, इतने कैंडिडेट लड़ रहे हैं, 200 समथिंग सीटें बिहार के अंदर मुझे लगता है कि वहां पर मौजूद हैं। उनमें सिर्फ और सिर्फ उनको जो है वो शहाबुद्दीन का एक बेटा लड़ रहा है, वो सामा, सिर्फ एक सीट वो नजर आती है, और वो उसी को बार बार चिन्हित करते हैं। तो क्या उनके जीत जाने से क्या वो मुख्यमंत्री बन जाएंगे? क्या उनके जीत जाने जी से आपको लगता है कि बिहार का माहौल बदल जाएगा? तो इस तरह के जी। माहौल को बदलने का वक्त है। और आपको मैं ये बताऊं कि आपके सामने एक उदाहरण है आप न्यूयॉर्क का। अपनी बातों को थोड़ा कम शब्दों में रखिएगा। अपनी मैं बातों को मैं आप थोड़ा कम शब्दों में गेस्ट तक काटेंगे। नहीं, मैं बस अपनी बात को खत्म करता हूं। आपके सामने एक एक उदाहरण है अमेरिका के न्यूयॉर्क सिटी का, जहां लोगों ने धर्म, पंथ, आपके मजहब से हट करके उन्होंने जो राजनीति करी है, जो वोटिंग करी है, जी उन युवाओं को सलाम, वहां के लोगों को मेरा सलाम। कि वहां पर जहां पर सिर्फ 9% मुसलमान हो और 60% जहां पर क्रिश्चियन रहता हो, जहां पर 11% आपका यहूदी रहता हो, और उस जगह पर एक मुसलमान को जिताना, मुझे ये लगता है कि ये बाधाओं को और सीमाओं को तोड़ने का काम है। कि जो अब हिंदुस्तान की जनता को इसकी जरूरत है कि वो धर्म से उठ जी करके मजहब से चुनाव वोटिंग जी। करे। दयाराम जी, आपका क्या मानना है? अभी अविरल जी ने बताया कि लॉ एंड ऑर्डर जो है वो बहुत बेहतर है, वहीं मीसम जी ने इतना सारा विश्लेषण किया है। क्या मानना है? क्या आप इन दोनों लोगों से सहमत नजर आ रहे हैं? आपका क्या कहना है इस पर? देखिए प्रिया जी, बिहार प्रदेश के चुनाव में स्वयं भारतीय समाज पार्टी अपने 27 प्रत्याशियों के साथ में हम जी अपने उम्मीदवारों के लिए वोट मांगने का काम करते हैं। आदरणीय नेताओं प्रकाश राजभर तमाम हमेशा करते था, उसमें लगे हुए हैं। हमारी एक ही सोच है कि हमको अगर कम आंका गया है तो बिहार की जनता उसको सबक सिखाने का काम करे। जी अब रही बात हमारे समाजवादी साथी की, समाजवादी साथी जो कह रहे हैं एक विशेष वर्ग, जंगल राज हमने थोड़ी कहा था। जब इनकी सरकार थी तो जंगल राज कांग्रेस के शासन में था। जिस माफिया के बेटे की बात कर रहे हैं उसको माफिया बेटे को FIR दर्ज करवाने का काम किसने किया? कांग्रेस ने किया। तो जो महागठबंधन जिसके लिए ये लोग तलवा चाट करके बिहार में स्टार प्रचारक बनाए गए, जी उसके बारे में कभी चर्चा नहीं कर। परिवार से लेकर के सारे ये जिसकी बात अभी कर रहे थे, दुलार चंद यादव के, दुलार चंद यादव को माफिया किसने बनाया? किसकी सरकार ने? भाई मौजूदा सरकार ने तो बनाया नहीं। और ये कह रहे बिहार में बड़ी भूखमरी है, विकास नहीं हुआ। मुझे इतना याद है, अगर पटना से किसी गांव जाना हो 2005 से पहले, 1990 के बीच में, और 2000 से पहले, 2000 से पहले अगर जाना हो पटना से किसी गांव में, तो अगर 15 किलोमीटर की दूरी थी तो 3 3 4 4 घंटे लगे। आज पटना से उस गांव की दूरी आधे घंटे की रहेगी। तो क्या विकास नहीं हुआ? शहर से गांव को जोड़ दिया गया। ये इनको नहीं दिखाई देगा, क्योंकि भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचारी माफिया लोगों की जो रंगदारी होती है वो बंद है, तो इनको ये दिखाई नहीं दे। मैं बार बार इस बात को कहता हूँ कि बिहार प्रदेश का जो जनता है उसके ऊपर छोड़ दीजिए ना, क्यों बयानबाजी कर रहे हैं? छोड़िए। वह जनता जिसको अच्छा लगेगा कुर्सी बैठाएगा, जिसको नहीं लगेगा बाहर करने का काम करेगा। लेकिन बिहार को क्यों, बिहार वासियों को क्यों आप लोग बदनाम करने का? कभी SIR के नाम पे, कभी वोट चोरी के नाम पे, कभी यार EVM के नाम पे तमाम हथकंडे आप अपनाने का काम करते हैं। कभी कम कहते हैं हम आइटम हम छोड़ देंगे, कभी वो लड़ियों का हिसाब लगा देते हैं। क्या करते हैं? देखिए सतत प्रक्रिया है। प्रिया चौधरी जी, अगर 1990 की प्रक्रिया देखा जाए, 1990 की, तब तो उस देश में कांग्रेस और यही लोग थे। 1990 से पहले मैं जानता हूँ ग्राम प्रधानी का लिस्ट अलग बनता था, जिला पंचायत का अलग बनता था, विधानसभा का अलग बनता था, लोकसभा का अलग बनता था। क्या इससे कोई
इससे कोई इनकार कर सकता क्या? तब तो जी भारतीय जनता पार्टी या केंद्र में एनडीए की सरकार नहीं थी ना। तब उस समय एसआईआर कितनी बार हुआ था, इसमें कभी चर्चा किए? यानी आप करें तो रास लीला, दूसरा करें करेक्टर लीला। चुनाव आयोग पे तब तो किसी ने उंगली नहीं उठाया, आप क्यों उंगली उठा रहे? और 2014 से पहले केंद्र में सरकार तो एनडीए की नहीं थी ना, तो फिर भारतीय जी जनता पार्टी एनडीए की सरकार क्यों आ गई? तब तो आपकी सरकार थी ना। तब आप बिहार में थे, वहां भी तो आप ही की सरकार थी ना भाई। जब आपकी सरकार थी तो आप लोगों को क्या दिखाई नहीं देता था? तब वो चोरी नहीं होता था? याद करिए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जब चुनाव लड़ रहे थे, याद करिए उस चुनाव को, उनके चुनाव को कांग्रेस के लोगों ने किस तरह प्रभावित करने का काम किया था। उनके अगेंस्ट दो लोगों को, वामपंथियों को लेकर चुनाव लड़ा, उसके साथ जी में कम से कम उनको जो है उनके मताधिकार में जो वो अ, मुझे लगता है कि 6,000 कुछ वोटों से हराया गया। उससे ज्यादा अनबैलेंड पेपर को दिखाया गया उनके चुनाव में कि ये कैंसिल। वो वोट चोरी नहीं था। वोट चोरी के मुद्दे की जी बात करते हैं। इंदिरा गांधी इसी देश की प्रधानमंत्री थी, किस तरह लाव लश्कर के साथ चुनाव जीता था। इलाहाबाद हाई कोर्ट के संज्ञान में आने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने उनके क्या नाम है, चुनाव को रद्द करने का काम किया, तो उन्होंने कितना बड़ा तांडव किया। क्या यह देश भूल जाता है क्या? तो ये तमाम ये चीजें हैं, विपक्ष के लोग हैं, ये इनको अब वो चीज जो भ्रष्टाचार करने की आदत बनी थी, माफिया रंगदारी की बात थी। और एक और बता दो, जी 2005 से पहले अगर इस दिल्ली से, महाराष्ट्र से, गुजरात से, संपन्न प्रदेश से कोई बिहार का व्यक्ति अगर यहाँ से कमा करके नया कपड़ा पहन के पटना रेलवे स्टेशन उतरने के बाद अपने गांव नहीं जाता, वह कपड़ा चेंज करके जाता था, नहीं तो उसे रंगदारी टैक्स लिया जाता था। नया कपड़ा कैसे पहन लिया, नई गाड़ी कैसे खरीद लिया, चाहे टू व्हीलर हो, फोर व्हीलर दयाराम हो। जी, आप अपनी बातों को कम शब्दों में रखिएगा। जी, तो मेरा कहने का मतलब यह है कि ये विपक्ष के लोग इस तरह अपने आप को भ्रमित ना करें। बिहार की जनता बहुत समझदार है और बहुत ही उत्साहित है इस चुनाव में। 65% वोटिंग का मतलब है कि बिहार जनता का मूड बदला हुआ है। वो किसको चाह रही है 14 नवंबर को। जी अविनाश जी, सुभाषपा अचानक से वहां पर बिहार में अलग हुई, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप दयाराम भार्गव जी से, क्योंकि उत्तर प्रदेश में तो आप लोगों का खूब साथ देखने को मिला है। जी। अविनाश जी, नहीं, कम देखिए, शब्दों में जहां अपनी तक बातों को रखें। विषय सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी का, वो एनडीए का हिस्सा था, है, रहेंगे, इसमें कोई इसमें कंफ्यूजन नहीं है। और उसके साथ साथ जहां तक विषय है जंगल राज का, और उसके साथ साथ शहाबुद्दीन के दौर का तेजाब कांड का, और तमाम सारी घटनाओं का, इलीगल कामों का, और हत्या, रंगदारी, धमकी, लूट, वसूली, वो जो दौर था वो भी सबने देखा है। और आज के दौर की भी अगर बात कर ली जाए, तो आज का दौर में परिवर्तन जो आया, नीतीश कुमार जी का नेतृत्व है, और वो सबके मध्य में है। और उसके साथ साथ अगर बात कर ली जाए बिहार प्रदेश की, मैंने बिहार प्रदेश के सारे जिले, सब जगह देखी हुई हैं पूर्ण रूप से, घूम घूम के देखा है किस प्रकार से बिहार प्रदेश में पहले क्या समस्याएं थी, आज क्या है, और किस प्रकार से समाधान हो रहा है, किस प्रकार से होता है, और किस प्रकार से नीतीश जी के नेतृत्व में किया जा रहा है। और बल्कि एजुकेशन माफिया, जो शिक्षा माफिया था, वो बड़े स्तर पे वसूली और भ्रष्टाचार को किस प्रकार से बढ़ावा दे रहा था, कटमनी किस प्रकार से चलता था, करप्शन चलता था, और किस तरीके से कमीशन चलता था हर काम में, वो भी सबने देखा है। फर्जी डिग्रियों का उद्योग, नेताओं का हस्तक्षेप, और उसके साथ साथ वहां बहुत से अवैध धंधे चलते थे, वो सबने देखे हैं, सबको मालूम है। लेकिन बहुत से लोग हैं नहीं बोलना चाहते हैं, क्योंकि उसमें बड़े लोगों के नाम सबके इन्वॉल्व हैं, और उसमें कार्रवाइयां भी हुई और वे चीजें रुकी भी हैं। और निश्चित रूप से मैंने तो गवर्नर हाउस में बैठ करके देखा है, गवर्नर हाउस से पूरे बिहार को देखा है कि लेकिन किस अविनाश तरीके जी, से बिहार। जी जी। अविनाश जी, बीजेपी पे तो एक आरोप और लगा है कि एक एक स्पेसिफिक वर्ग को आप लोगों का साथ दिया जा रहा है। आखिर ये सारी चीजें क्यों हो रही है? एक निश्चित वर्ग के लिए ही आप लोग काम कर रहे हैं, इस तरह की बातें क्यों सामने आई हैं? नहीं, नीतीश जी सेकुलर नेता हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी सबको इक्वली ट्रीट करते हैं। और बिहार की सरकार सेकुलर सरकार है, समाजवादी सरकार है, सोशलिस्ट सरकार है, और निश्चित रूप से वो समाजवादी नेता हैं, किसान नेता हैं, और पूर्ण रूप से जनता को समर्पित नेता हैं। और अगर सच्चे समाजवाद की, असली समाजवाद की बात की जाए, तो नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से काम किया जा रहा है, सबके मध्य में है। और अगर बात कर ली जाए नीतीश कुमार जी के नेतृत्व की, तो जहां तक विषय है जातिवाद का,
नीतीश जी जातिवाद को जी नहीं देखते हैं, पंथ को नहीं देखते, संप्रदाय को नहीं देखते, मत मजहब को नहीं देखते हैं, और किसी रूप में रिलीजन के आधार पर डिसीजन नहीं करते हैं। नंबर 2, परिवारवाद की, तो नीतीश जी ने किसी रूप में परिवारवाद को बढ़ावा नहीं दिया, ये बिल्कुल स्पष्ट है। और किसी रूप में अपने बेटे को भी राजनीति में किसी रूप में आगे नहीं बढ़ाया। अगर वो चाहते तो वो भी अपने मुख्यमंत्री होते, डिप्टी सीएम तक बना सकते थे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि परिवारवाद को किसी रूप में वो बढ़ावा नहीं देते हैं, हम लोग बढ़ावा नहीं देते हैं। और जातिवाद हो, परिवारवाद हो, करप्शन को कंट्रोल किया, और लॉ एंड ऑर्डर अच्छा रहे इसकी चिंता की। और जिस तरीके से जी विषय है एक तरीके से करप्शन का, तो करप्शन को बढ़ावा देना किस राज्य में प्रारंभ हुआ, कब से कब तक रहा, वो भी सबके मध्य में है। और निश्चित रूप से जनता नीतीश जी के साथ है, और ग्राउंड पे जी यही आवाज आ रही है कि नीतीश जी रिपीट कर रहे हैं। जी मीसा जी, लगातार देखने को मिला है कि समाजवादी पार्टी पे परिवारवाद का आरोप लगता रहा है, लगातार ये बातें होती हुई नजर आई कि अखिलेश जी ने वो संघर्ष ही नहीं देखा है जो एक नेता को देखना चाहिए था। तो इस पर आपका क्या कहना है, आखिर क्यों इस तरह के बार बार आरोप लगते हुए नजर आए हैं? देखिए रिया जी, जिसका परिवार ही नहीं है तो वो परिवारवाद की बात कहाँ से करेगा? आखिर जो चीज जिसके पास होगी बात उसकी करेगा। और एक बात बताइए, परिवारवाद के बारे में रिया जी, आपके भी भाई बहन होंगे, समाज में आपकी पता है इज्जत कैसे होती है? समाज में इज्जत होती है कि जो अपने बाप का नहीं, जो अपने भाई का नहीं, वो मेरा क्या होगा, वो समाज के क्या होगा। माननीय नेताजी मुलायम सिंह यादव हमेशा कहते थे कि देखो, पहले अपने घर को मजबूत करो, अपने साथियों को मजबूत करो, अपने गांव को मजबूत करो, अपने जिले को मजबूत करो, अपने प्रदेश को मजबूत करो, और फिर अपने देश को मजबूत करो। तो जी जो शुरुआत होती है, जो तरक्की की बुनियाद होती है, वो अपनों से शुरू होती है। आपने सुना नहीं कि अपने तो अपने होते हैं? ऐसा थोड़ी होता है कि पीला गमछा डाले हैं आज सपा सरकार तो सपा के पास चले गए, बीजेपी की सरकार तो बीजेपी के पास चले गए, अपनों का महत्व ही नहीं पता। आज अविरल जी के साथ जी मुस्कुरा रहे हैं क्योंकि अविरल जी जी सरकार में जयराम जी, बैठे। क्या कहना चाहेंगे कल आप? मेरे साथ मुस्कुरा रहे थे क्योंकि उनको लगता था कि हम सरकार बना लेंगे। और इनके लिए एक बड़ी अच्छी कहावत है जो हम सुनाना चाहते हैं। हमारे भाई जो हैं पीले गमछे वाले, मेरे बड़े भाई, उनके लिए बताते हैं कि गांव में एक बार चुनाव हुआ और शेरों का आतंक था, तो एक बंदर को चुनाव चुन करके उसको वहां का अध्यक्ष बना दिया गया। मीसा जी, कम शब्दों में अपनी बात को रखिएगा। हाँ, बना दिया गया। और उसके बाद एक दिन शेरों ने बकरी के बच्चे पे हमला कर दिया। ये चीज बंदर ने देखी और बंदर ने इस पेड़ से उस पेड़, उस पेड़ से इस पेड़, बड़ी मेहनत करी, मगर बकरी का बच्चा बचा नहीं और शेर ने खा लिया। तो जब वहां पर लोग आए और लोगों ने आकर के ये कहा कि भाई ऐसे राजा को बनाने से क्या फायदा कि जो बकरी का बच्चा ना बचा पाया और शेरों ने खा लिया। तो पता, उनका बड़ा एक मासूम सा जवाब था। उनका जवाब ये था कि ये बताइए कि बकरी का बच्चा मरा या बचा, ये तो बात की बात है, मेरे दौड़ भाग में कोई कमी हो तो बताइए कि इस पेड़ से मैं उस पेड़, उस पेड़ से उस पेड़ में कूदता रहा। तो वही हाल है हमारे जो है वो क्या कहते हैं, सुहेल देव जी के पार्टी का, राजभर जी की पार्टी का, कि वो दौड़ भाग उत्तर प्रदेश में इन्होंने कितनी करी, एक सीट इनकी नहीं आई सांसदीय लोकसभा वाले चुनाव में। तो लग रहा था नाराज होकर के बाबा जी गद्दी छीन लेंगे। हालांकि वो रुकी रही किसी तरह से, कोई भी मान मनोबल से। अब वही हाल बिहार में होगा, बिहार के बाद वही हाल यूपी में होगा। तो कहने का मतलब ये है कि जब तक के सरकार बनी है तब तक के लोग इसके जो है आनंद लेने के लिए इसके साथ में हैं। और जो असली समाजवाद है वो समाजवाद अपनी नैतिकता के लिए, अपनी नीतियों के लिए, जनता की नीतियों के लिए टकरा जाएगा, मगर किसी ऐसे व्यक्ति से सौदा नहीं करेगा कि जिसकी वजह से हमारे देश की जनता और हमारे लोगों का पतन हो। तो हम हमेशा से उन्हीं लोगों के साथ हैं जो समाज के अंदर लड़ रहे हैं, सरवाइव कर रहे हैं, और अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा के लिए मेहनत से दो रोटी कमाने का काम कर रहे हैं। हम उनके साथ नहीं हैं कि जो धर्म के नाम पर झोपड़े में आग लगाते हैं और उसकी सजा सदियों तक उसका परिवार और उनके लोग भुगतते हैं। जी दयाराम जी, क्या कुछ जवाब देना चाहेंगे आप मीसा जी को? अपनी बातों को आप कम शब्दों में रखिएगा। देखिए रिया जी, हमारे बीच में बोले ना मैडम, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना 2005 में चुनाव लड़े थे बिहार में, और आज हमको कह रहे हैं बंदर। अब सुनिए, इनके चाचा शिवपाल यादव को लात मार करके धक्का देके पार्टी बनाने पे मजबूर किया अखिलेश यादव ने।
इन्होंने कहा है अपनों का। जब जी मुलायम सिंह यादव जिंदा थे, उन्होंने कहा था मैंने अपने बेटे को सीएम बना के अपने पैरों में कुल्हाड़ी मारा। ये चरितार्थ हुआ जो अपने बाप का नहीं, प्रदेश का या देश का क्या हो। अब बात जी आती है कि चोर उचक्कों की पार्टी किसने बोला था? शिवपाल चचा ने। शिवपाल चचा ने कहा था कि समाजवादी पार्टी में शराब माफिया आ गए, भू माफिया आ गए हैं, चोर उचक्कों की पार्टी हो गई। उन्होंने लेटर लिख के डाला था, क्या कहा था अखिलेश के लिए, वह पढ़ लीजिए। अब बात आती है इनके जो है कांग्रेस के हमारे भाई बोल रहे हैं इधर उधर की। देखिए, जी भाजपा के सहयोग से सपा ने सरकार बनाई, उत्तर प्रदेश में चलाई कि नहीं चलाई? तब ये कौन से बंदर थे? लंगूर बंदर थे या घरेलू बंदर थे? जंगल वाले बंदर थे वो या मदारी वाले बंदर थे, ये बताएं। उसके बाद कांग्रेस से गठबंधन करके इन्होंने छोड़ा, कौन से बंदर थे? आरएलडी से गठबंधन छोड़ा, कौन से बंदर थे? निषाद पार्टी से गठबंधन करके छोड़ा, कौन से थे? अरे हम तो एक बार गए, आप तो कितनी बार गए, तो आप कितनी बार बंदर बनेंगे? अपनी बंदर की परिभाषा बता दो। आपने किससे बसपा से आपने गठबंधन किया? कौन से बंदर थे आप भाई? आप अगर इस तरह की बात कर रहे हैं तो अपने अंदर झांक के देखो। आपने 8 बार, 8 बार गठबंधन किया, तो मतलब आप 8 बार बंदर है। अब कौन सा वो बंदर है वो आपको बताना पड़ेगा। टीवी डिबेट में बैठ करके पीले गमछे से एलर्जी है, आइए 2027 में समझ में आ जाएगा। और हिम्मत और हकीकत की बात करते हैं। रिया जी, हैसियत ही तो ये बिहार में मुझे है। लगता है और सुनिए भावनाओं सुनिए में सुनिए बह गए। सुनिए, हमारे अरे सुनिए, हमारे गेंदा सुनिए भैया सुनिए, भावनाओं में बह अरे गए। सुनिए दरअसल मीसा ये जी एक भावनाओं में सेकंड। बह गए हैं, इनको ये अरे नहीं पता कि लोग हमारे साथ सुनिए, आते हैं, हम मीसा जी कहीं आप जाते सुनो। भावनाओं नहीं की हैं। रसी, अरे सुनने की कीमत रखे, फालतू बैठ जाएंगे। तुम्हारे बीच में नहीं बोला, पहले सुनिए। दूसरी बात, ये बात करते थे, इनको नहीं, बात को क्या ये करना। भावनाओं में ना अरे बहिए, सुनो भाई, भावनाओं में मत मध्य बहिए। मीसा प्रदेश जी में आप चुनाव, अरे बताइए। सुनो भाई, सुनो, बड़ी बात न, मारते हो। मध्य प्रदेश में सपा कांग्रेस चुनाव लड़ने गई थी, हुआ क्या हलवा ये खाने गए थे? एक सपोले क्वालिस सपने सपने एक सुनो, क्वालिस और वाहियात वाली बातें तुमने शुरू करा एक था, कुर्ते सुनिए, पैजामे में वाहियात बिकने वाले वाले बंदर की लोग हैं तरह आप ये। बोलते हैं, तुम्हारी हैसियत नहीं है। रिया जी, अरे इनका सुनो, इनकी अरे बातों का सुनो, जो है, अगर सुनो, इनकी लफ्जों बातें का चयन किया बीजेपी करो, ही वहाँ बंदर और जानवर की बात बीजेपी करो। के लोग ही इनकी बातों का लोड लेंगे, हाँ, अदरवाइज तो इनकी बातों का लोड लेने वाला कोई है 8 बार नहीं। कितने बंदर को था? ये इतने कमजोर हैं कि ये समाजवादी पार्टी 8 बार गठबंधन करी तो 8 बार बंदर बनी है। पहले ये बताओ, 8 बार किया तो 8 बार बंदर बने? पूरा तरीका पंजाब वहां से लड़ने जाते हो मध्य प्रदेश ये में, हमारे वहां बोला प्रत्याशी जाता को अपना प्रत्याशी है, बताते हैं, और फिर वो बोलते हैं कि अपने कांग्रेस प्रत्याशी को। चालू पार्टी है, इसको वोट तो मत देना। ये और भावनाओं में बह हैसियत है गए तो हैं, बिहार में इनकी लड़ेंगे भाई। इनकी बातों अरे का महत्व हैसियत मत है तो दीजिए। बिहार में चुनाव लड़ेंगे, अगर ये इस हैसियत है तरह तो की बिहार बोल में वचन ये चुनाव नहीं लड़ेंगे। करेंगे तो ये मुझे अरे लगता सुनो है कि ये भाई, बोल सरकार वचन में किसी छोड़ो। की रह करके मलाई अरे नहीं खा सुनो पाएंगे। भाई, हमें अरे पता है सुनो आपकी मलाई, मजबूरियां अरे हैं, ये इस कह तरह रहे के बोल जंगल वचन राज बोल बसपा करके पार्टी केवल केवल सरकार में अपने बने मुद्दों को रहना। आगे रिया जी, बढ़ाना, इनकी आपको मजबूरियां तमाम हैं, ये सब बोल फायदे का वचन काम अगर नहीं करना, बोलेंगे, मुसलमानों को जरा करने भारी भरकमपन नहीं लाएंगे, बड़े बड़े बोल अभी नहीं उसने बोलेंगे, आपको डिप्टी सीएम बनाया। बस अभी नहीं कि बिहार में इनका क्या है भारतीय आपको जनता बताओ, पार्टी की कहाँ सरकार आज गठबंधन इन्हीं में के नेता की वजह से रुकी मंत्री है। बना दिया, तुमको ये क्या मिला? हटेंगे तो सरकार गिर तुमको क्या जाएगी। मिला बिहार में? हाल खाई ये बेगानी ये शादी बोल में वचन जिंदा आप दिवाला। दिखाइए जहां की रसमलाई खा रहे हैं। ये बोल वचन अरे जनता में मत दिखाइए, ये जहां मलाई खा रहे हैं वहां दिखाइए। मीसा आपका जी पहले दयाराम जी को एक बात भी पूरी कर लेंगे, फिर आप लोकसभा अपनी न बात पूरी तो करिए। सांसद आप दे पाए, ना मीसा जी आप एक एक कोई करके आप दोनों लोग से बोलिए। गठबंधन करके आप अपनी गुर्बत दूर। हमसे मीसा जी गाड़ी एक चीज पाके और चले देखिए। गए, हमसे सब कुछ लेके चले गए, चुनाव लड़ने के लिए अपनी गुर्बत दूर कर गए। जी मीसा जी, लेकिन एक चीज तो और देखने को मिली है कि अगर हम बिहार की बात करें तो वहां पर खेसारी लाल यादव काफी लंबे लंबे भाषण देते हुए नजर आ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ तो वो मनोज तिवारी के पैर भी छूते हुए नजर आए। आखिर ये क्या मसला रहा? देखिए, पैर छूना एक निजी मामला है। पैर तो क्या, मैं तो अविरल जी बैठे हैं, मैं अगर कहीं मुझे मिल जाएंगे तो मैं इनको भी नमस्कार बंदगी करूंगा। मेरा व्यक्तिगत किसी से दुश्मनी नहीं होना चाहिए। अच्छाई इंसानियत की है कि वो नीतियों का विरोध करे, लोगों का विरोध ना करे। ऐसा है कि हमारा भारतीय जनता पार्टी के लोगों से नीतियों की विरोध है, हमारा व्यक्तिगत नहीं है। अगर अविरल जी से कहीं मुलाकात हो गई तो बिल्कुल सलाम बंदगी होगी, हाय हेलो होगी। मेरी कोई दुश्मनी जातिगत नहीं है। तो ये तो आचरण से पता लगता है कि आपके परिवार ने आपको क्या सिखाया और आप अपने समाज को क्या सिखाओगे और क्या दे के जाओगे।
हम नफरत जी थोड़ी करने आए, हम अपनी भाई घर में विरोध होता है। रिया जी, बहुत से लोगों के, आपके पिताजी से आपका विरोध हो, वो चाहते हो कि आप जो है वो साइंटिस्ट बने, आप जर्नलिस्ट बनी, तो ये तो एक विरोध अलग हो गया। मगर इसका मतलब ये थोड़ी कि आप अपने पिताजी की जो है उनका क्या कहते हैं चरण स्पर्श नहीं करेंगे, उनको आप इज्जत नहीं देंगे, या वो आपको अपनी बेटी जी मानने से मना कर देंगे। जी, सर जी, आप अपनी बात को 1 मिनट में पूरा करिएगा, आज हमारे पास वक्त का थोड़ा सा अभाव रहा है। जी जी, मेरी आवाज आ जी रही है आप अविरल तक? जी, आप समाजवादी पार्टी को क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे? जिस तरह से लगातार ये कहा गया कि बिहार में इस बार सपा चुनाव नहीं लड़ रही थी, गठबंधन को एक सपोर्ट में चली गई, फिर आगे 2027 का भी चुनाव है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? अपनी बात को 1 मिनट में पूरा कीजिएगा आप। ये देखिए, नीतीश कुमार जी का नेतृत्व है और नीतीश कुमार जी मजबूती से वहां उनके नेतृत्व में हम चुनाव लड़ रहे हैं। सरकार रिपीट कर रही है, सरकार आ रही है और स्पष्ट रूप से सेकुलर सरकार है हमारी सरकार। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन बौद्ध पारसी सबको बराबरी के साथ नीतीश कुमार जी पूर्ण रूप से ट्रीट करते हैं। और उसके साथ साथ चाहे कोई भी जाति हो, मजहब हो, धर्म हो, चाहे जाट हो, राजपूत हो, गुर्जर हो, या फिर वैश्य हो, ब्राह्मण हो, कोई भी हो, इससे किसी रूप में फर्क नहीं पड़ता। हम संविधान के आधार पर चलने वाले लोग हैं और निश्चित रूप से जहां तक विषय है एक तरीके से इक्वली ट्रीट करने का, मेरा स्पष्ट मानना है हमें इक्वली ट्रीट करना चाहिए और कर रहे हैं, इसलिए जनता हमें पसंद कर रही है। और बिहार प्रदेश में जो करप्शन जिस प्रकार से बढ़ा था वो समाप्त हुआ है और एजुकेशन माफिया, हेल्थ माफिया, हर सेक्टर माफिया बैठा था, वो समाप्त हुआ है नीतीश जी के नेतृत्व में। जी, जिस तरह से देखने को मिला कि बिहार में लगातार वार्ड पलटवार जारी है, लगातार देखने को मिल रहा है कि जो अब अंतिम चरण होने वाला है, उसको लेकर काफी ज्यादा अभियान भी चलाए जा रहे हैं। अब 14 तारीख को देखना होगा आखिरकार कौन अपना वर्चस्व लहराता है। मैं आपके साथ मधुलिका, आप देख रहे थे टीवी।